तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो पेक्टोरल रीजन एंड एक्सिला। इसमें आज जो पेक्टोरल रीजन है और एक्सिला का कुछ पोर्शन है वो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले द ब्रेस्ट्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि ये भी पेक्टोरल रीजन में ही इसको हम लोग शामिल करते हैं। इसकी लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन की बात करें, द ब्रेस्ट्स आर द स्पेशलाइज्ड एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ द स्किन। ये एक्सेसरी ग्लैंड, एक्स्ट्रा ग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं, दे आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, मेल और फीमेल दोनों में मौजूद होते हैं। इन मेल्स एंड इमेच्योर फीमेल्स, वो फीमेल जो भी प्यूबर्टी की हालत में, प्यूबर्टी की कंडीशन में नहीं आती, इनका जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है मेल ब्रेस्ट में और फीमेल ब्रेस्ट में, ठीक है। तो जो दो मेन पोर्शन होते हैं ब्रेस्ट के, जो फिजिकली जो नजर आ सकते हैं इन मेल एंड मैच्योर फीमेल, इसमें निप्पल्स हैं। These are the small and surrounded by a colored area of the skin called the areola। अब निप्पल्स के गिर्द जो colored area होता है उसको हम लोग areola कहते हैं। इस चीज को याद रखना है आपने। The breast tissue consists of a system of ducts। इसमें बेसिकली जो ब्रेस्ट को डिस्कस करने का जो मेन मकसद है, इसके इंटरनल जो है एक डक्ट्स का सिस्टम है, embedded in connective tissue that does not extend beyond the margin of the areola। ठीक है, इन डक्ट्स को हम लोग अभी जाके देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली डक्ट्स का फंक्शन क्या है, इनकी लुक लाइक कैसी है। सबसे पहले हम लोग एक डिस्कस करेंगे आफ्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल प्यूबर्टी से पहले दोनों की जो ब्रेस्ट है वो सेम होती है। इसलिए आफ्टर प्यूबर्टी चूंकि फीमेल की ब्रेस्ट में चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, इसलिए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये जो डिस्कशन हो रही है वो जस्ट फीमेल की बात हो रही है। प्यूबर्टी इन द फीमेल्स, द ब्रेस्ट ग्रेजुअली एनलार्ज एंड अज्यूम देयर हेमिस्फेरिकल शेप, गोल शक्ल में आना शुरू हो जाती है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओवेरियन हार्मोन, फीमेल के अंदर हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि फीमेल के इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को यानी कि ब्रेस्ट को बनाना शुरू कर देता है। द बेस ऑफ द ब्रेस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द, अब इसकी जो नॉर्मल एक्सटेंशन है वो है सेकंड टू सिक्स्थ रिब। ये लोकेशन आपने याद रखने का एमसीक्यू क्वेश्चन है कि इसकी जो एक्सटेंशन है ब्रेस्ट की फीमेल के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी की बात हो रही है, ये है सेकंड टू सिक्स्थ रिब एंड फ्रॉम द लेटरल, अगर हम ये अपर रीजन में सेकंड टू सिक्स्थ रिब है, और अगर हम मीडियल टू लेटरल जाएं तो लेटरल मार्जिन ऑफ द स्टर्नम, जो सेंट्रल हमारी बोन है स्टर्नम से, वहां उसके लेटरल मार्जिन से स्टार्ट होती है टू द मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन एक्सिला के जो बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है उसको कहते हैं, जहां तक इसकी एक्सटेंशन होती है। A small part called the axillary tail extends upward and laterally, pierces the deep fascia at the lower border of the pectoralis major and enters the axilla। एक पॉइंट है ब्रेस्ट के अंदर जिसको हम लोग एक्सिलरी टेल कहते हैं, इसको समझ लें। एक्सिलरी टेल बेसिकली एक ऐसा रीजन है ब्रेस्ट का, pierces that, ये डीप फेशिया तक पीस कर जाता है अंदर की तरफ, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर। यहाँ पे हमारे चेस्ट के ऊपर लेटरल साइड के ऊपर मसल्स होते हैं, दो पेक्टोरलिस मेजर, माइनर और भी मसल होते हैं, लेकिन ये जो कह ले कि ये जो हमारे ये मेन मसल होते हैं ये वाले रीजन के, इसे पेक्टोरलिस मेजर मसल कहते हैं। उसकी लोअर बॉर्डर तक एक्सिलरी टेल जाती है और यहाँ से ब्रेस्ट जो है ना वो एक्सिला यानी कि हमारी आर्मपिट में जो है ना वो एंटर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ब्रेस्ट के अंदर इसके अगर इंटरनल एनाटॉमी में जाएं तो इसमें 50 टू 20 लोब्स होते हैं विच रेडिएट आउट फ्रॉम द निप्पल। निप्पल से स्टार्ट होते हैं 15 टू 20 लोब्स, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये डक्ट्स के अंदर होते हैं। द मेन डक्ट फ्रॉम ईच लोब, अब हर लोब से एक एक डक्ट निकलेगी, ठीक है, जिसे सस्पेंसरी डक्ट कहते हैं। Each lobe opens separately on the summit of the nipple and possessive। अब जहां पे ये डक्ट एंड होगी, पिक्चर में आपको दिखाऊंगा, जहां पे एंड होगी वहां के पोर्शन डायलेट होता है, उसे एम्पुला कहते हैं। जब ये डक्ट एंड होने लगती है, पिक्चर में दिखाऊंगा, ये जो हर लोब से एक एक डक्ट निकल रही है, जहां पे ये डक्ट एंड होने लगती है वहां पे थोड़ी सी डायलेट हो जाती है, उसको हम लोग एम्पुला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेस ऑफ द निप्पल, जो निप्पल के गिर्द का पोर्शन, जो इमेच्योर मेल है, इमेच्योर फीमेल है या मेल है या प्यूबर्टी की फीमेल है, उसके अंदर जो है ना उसका जो डार्क एरिया है अराउंड द निपल उसे एरियोला कहते हैं। टाइनी टुबरकल्स ऑन द एरियोला आर प्रोड्यूस्ड बाय, इसके अलावा एरियोला के ऊपर कुछ छोटे छोटे टुबरकल्स होते हैं,
ये इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिसे अंडरलाइंग एरियोलर ग्लैंड्स कहते हैं। उन ट्यूबरकल्स के वजह से, जो ये ट्यूबरकल्स हैं, इन एरियोलर ग्लैंड्स की वजह से ये एरियोला के ऊपर छोटे छोटे ट्यूबरकल जो है ना वो बने हुए होते हैं। The lobes of the glands are separated by a fibrous septa that serve as a suspensory ligament. अब जो glands के lobes हैं, ये एक धागानुमा सेप्टम पर्दा से प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं। Behind the breast is a space filled by a loose connective tissue called the retromammary space. ये इसको आप समझने के लिए याद रखें कि ब्रेस्ट जहाँ पे एंड हो जाती है, नीचे वाली साइड, नीचे बिहाइंड मतलब नीचे एक स्पेस ही बनती है, उसको हम लोग रेट्रोमेमरी स्पेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट ऑफ द यंग विमेन आफ्टर प्यूबर्टी। के बाद जब विमेन यंग हो जाते हैं, यंग विमेन द ब्रेस्ट टेंड टू प्रोड्यूस फॉरवर्ड फ्रॉम अ सर्कुलर बेस। अब इसकी जो ब्रेस्ट है वो मोर सर्कुलर होना शुरू हो जाती है देन द प्यूबर्टिक फीमेल। इस पिक्चर से जो है ना वो इंटरनली सारा कुछ जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज याद रखें कि फीमेल बिफोर प्यूबर्टी और मेल यंग अडल्ट मेल दोनों की ब्रेस्ट जो है ना वो सेम। ठीक है, उसके बाद ये निप्पल है, उसके बाद ये जो उसके जो पॉइंट होता है डार्क, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरियोला। ये यहाँ से डक्ट्स निकल रही हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हर डक्ट्स का जो एंड है वो एक डायलेटेड पोर्शन होता है, जिसे अब एम्पुला कहते हैं। ठीक है, ये डक्ट्स हैं, हर लोब से ये निकल कहां से रही है, निप्पल से ही निकल रही है डक्ट्स, जितनी भी डक्ट्स हैं। ठीक है, इनके अंदर ये फीमेल एट प्यूबर्टी है। फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल की जो ब्रेस्ट इंटरनल शेप है वो इस तरह की हो जाती है। उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस तरह की होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ब्लड सप्लाई जो है ना इस रीजन में जो सेकंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू, और ये ज्यादा डक्ट्स इसमें बनना शुरू हो गई। ये एक प्रेग्नेंट फीमेल में आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट का एक तो साइज एनलार्ज हो गया, दूसरा इसमें डक्ट्स की तादाद जो है ना वो भी ज्यादा होगी। अब ये जो आपको यहाँ पे आपको डक्ट का जो डायलेटेड पोर्शन है वो क्लियरली नजर आ रहा होगा, जिसको मैंने आपको कहा था इसे क्या कहते हैं, एम्पुला, ये वाला। ठीक है, ये और यही एम्पुला जो है ना वो और डायलेट हो जाता है इन अ लैक्टेटिंग फीमेल, वो फीमेल जो कि बच्चों को दूध पिलाती है आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ पेशेंट, डिलीवरी ऑफ अ बेबी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लैक्टेटिंग फीमेल का एक ब्रेस्ट जो है ना वो नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब सेसेशन ऑफ लैक्टेशन, जब जो लैक्टेशन खत्म हो जाती है फीमेल के अंदर, 2 साल की मुद्दत पूरी हो जाती है, तब आप देख सकते हैं वो जो डायलेटेड पोर्शन था वो खत्म हो गया, वहां पे डार्क पोर्शन जो है ना वो आना शुरू हो गया। ठीक है, जो इंटरनल ब्रेस्ट का जो साइज है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो गया। और ये जो लास्ट वाला एक इंटरनल जो दिखाई गई है पिक्चर, उसमें ये दिखाया गया फीमेल आफ्टर मेनोपॉज। तो वो फीमेल जो कि टोटली कह लें कि आप स्टीराइल हो चुकी है, बांझ हो चुकी है, अबव 50 एज पे चली गई है, मेनोपॉज पे आ गई है, उस टाइम देख सकते हैं कि सब कुछ जो है ना वो डक्ट्स की तादाद भी कम हो गई है, कुछ भी नहीं है अब उसमें, किसी किस्म की कोई लैक्टेटिंग ग्लैंड्स नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें, तब जो हमारे ब्रेस्ट रीजन को सप्लाई करती है, द branches to the breast include the perforating branches of the internal thoracic artery and the intercostal artery. Internal thoracic arteries को सप्लाई करती है and intercostal arteries है। intercostal arteries आपको पता था descending aorta की branches है। internal thoracic artery हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये further branches है जो कि हम लोग हमारे superior region को सप्लाई कर रही थी ना, जो जिससे हमने सबक्लेवियन आर्टरी पढ़ा, एक्सिलरी आर्टरी पढ़ा, उसकी ब्रांचेस आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेन्स जो है वो उसी नाम से होंगी जिस नाम के साथ, यानी कि इंटरकॉस्टल वेन्स, इंटरनल थोरैसिक वेन, इसको सप्लाई करें। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो ब्रेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको एक बहुत कॉमन है कि फीमेल के अंदर जो है ना, मेल के अंदर भी चांसेस हैं, लेकिन फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं आजकल के जनरेशन के अंदर। सो उसकी मेन वजह जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज है। द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ मेमरी ग्लैंड इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस because of frequent development of cancer in the gland, क्योंकि जो ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे फीमेल की बॉडी के अंदर होते हैं उसके भी कैंसर पैदा होना शुरू होता है।
एंड द सब्सिक्वेंट डिससेमिनेशन ऑफ द मैलिग्नेंट सेल, यहाँ पे मैलिग्नेंट सेल्स आगे ठहरना शुरू हो जाते हैं along the lymph vessels. lymph vessels कहाँ से आ रही हैं? पूरी बॉडी से आ रही हैं, the lymph nodes जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो जो नाम है वो आप याद रखना है, जो ब्रेन सॉरी ब्रेस्ट के अंदर जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो लेटरल क्वाड्रेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट, lymph nodes के नाम है, drain into the anterior axillary and pectoral group of the nodes, lymphatic nodes। इस तरह कुछ मीडियल क्वाड्रेंट्स हैं ब्रेस्ट के, इसके अंदर कहाँ से ड्रेनेज आ रही है? ये इंटरकॉस्टल स्पेसिस और इंटरनल थोरेसिक ग्रुप ऑफ नोड्स हैं, ये भी लिम्फेटिक नोड्स हैं जो कि ब्रेस्ट की मीडियल साइड ऑफ क्वाड्रेंट्स को आके सप्लाई करते हैं। होता क्या है कि बॉडी में किसी भी जगह पे अगर कैंसरस मटेरियल है, क्योंकि ब्रेस्ट की बहुत ज्यादा हद तक लिम्फेटिक ड्रेनेज है, तो लिम्फ पूरी बॉडी में घूमता है, और कहीं से भी कैंसर मटेरियल जो है वो आके अगर ब्रेस्ट के अंदर आके ठहर जाए तो यहाँ पे कैंसर क्रिएट होने के चांसेस जो है ना वो सबसे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। उसके बाद जैसे मैं आपको बताया शोल्डर गर्डल है, शोल्डर गर्डल में हमारे दो मेन बोन आ जाते हैं, क्लेविकल एंड स्कैपुला, और ह्यूमरस भी इसमें आ जाती है। ह्यूमरस को हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे जब हम आर्म का पोर्शन पढ़ेंगे। और ये दोनों बोन क्लेविकल और स्कैपुला आपस में एक पॉइंट के ऊपर ज्वाइंट बनाती हैं, जिस ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट। इसको एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट इसलिए कहते हैं बच्चे क्योंकि एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लेविकल आपस में ज्वाइंट बनाती है, जैसे हम लोग कहते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट। ये भी एक आपने इसका नाम याद रखना है, एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस बोन को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्लेविकल। ये इट इज द, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करें कि अगर हम इसकी लोकेशन वाइज डिस्कस करें तो इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। So it is the only horizontal bone in our body। ये वाली बोन जो आपको मैंने याद होगा बताया था, स्टर्नम के साथ भी इसका ज्वाइंट होता है, जिसे स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट कहते हैं, और उधर से सो क्लेविकल जो है हमारी, जैसे मैं आपको बताया, इज ओनली हॉरिजॉन्टल बोन इन आवर बॉडी। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है। ए लॉन्ग है स्लेंडर बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द रूट ऑफ द नेक जस्ट beneath द स्किन। ये हमारी, बल्कि आप इसको यहाँ पे आप फील भी कर सकते हैं, स्किन के बिल्कुल थोड़ा सा ये नीचे होती है, गलकैल की स्किन के साथ ही पड़ी होती है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, इट आर्टिकुलेट्स विद द स्टर्नम एंड फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के साथ भी और स्टर्नम के साथ ये मीडियली ज्वाइंट बनाती है, इसे स्टर्नोकास्टल एंड स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट, सॉरी स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट और क्लेविकोकास्टल ज्वाइंट भी कहते हैं। और क्रोमियन प्रोसेस उधर से स्कैपुला के साथ बनाती है, जिसको अभी मैंने आपको बताया क्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट कहते हैं। The clavicle act as a strut that holds the arm away from the trunk। ये कह लें कि एक जोड़ के तौर पे काम करती है, जो हमारी आर्म को हमारे ट्रंक से दूर रखती है। ये नहीं कि आर्म हमेशा इधर को रहती है, बिल्कुल सेंटर की तरफ रहती है, नहीं। ये हमारी आर्म को एक कह लें कि एक रास्ता, स्ट्रट बेसिकली कहते हैं एक ऐसी फिक्स्ड पॉइंट जिसके तहत कोई दूसरी चीज जो है ना वो उसको फिक्स किया जा सके। तो ये स्ट्रट के तौर पे काम करते हैं, जिससे हमारी आर्म जो है वो हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी की तरफ झुक नहीं जाती। जिसकी क्लेविकल अल्लाह माफ करे टूट गई तो ये बिल्कुल आर्म जो है ना मीडियल साइड के ऊपर जो है ना वो झुक जाएगी। It also transmit forces from the upper limb to the axial skeleton and provides attach। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मसल्स अटैच होते हैं, अभी पिक्चर दिखाता हूं, उसमें देख सकते हैं आप लोग। The medial 2/3 of the clavicle is convex forward। आप यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आएगा बकायदा ये जो हमारा ये मीडियल 2 इसका 2/3 है और लेटरल सिर्फ 1/3 होता है। अब यहाँ पे जो चीज आपको बाहर नजर आ रही है ये कन्वेक्स सरफेस है, ये कन्वेक्स फॉरवर्ड है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखें जो मीडियल साइड है वो कन्वेक्स फॉरवर्ड होगी और लेटरल साइड जो है वो कनकेव इनवर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर निकली है फिर थोड़ी सी अंदर गई, तो जो बाहर होगी वो कन्वेक्स फॉरवर्ड होगी, जो अंदर की तरफ होगी वो कनकेव फॉरवर्ड होगी, ठीक है।
ये देख सकते हैं, आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ये इसकी मीडियल साइड है, ठीक है, ये स्टर्नम के साथ ज्वाइंट बनाया है, और ये कन्वेक्स फॉरवर्ड इसकी ये फ्रंट पोर्शन है, ठीक है, और ये जो है वो कनकेव फॉरवर्ड है, और ये इसका अक्रोमियन प्रोसेस है, जो कि क्रोमियन के सॉरी क्रोमियन एंड है, जो कि क्रोमियन ऑफ द स्कैपुला के साथ ज्वाइंट बनाता है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के मसल्स यहाँ पे अटैच नजर आ रहे हैं आपको, पेक्टोरलिस मेजर है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड है, ट्रेपेजियस है, ठीक है। इसी तरह अब इसकी ये जो दूसरी साइड से आप देख सकते हैं, ये सुपीरियर सरफेस अपर वाली और ये इंफीरियर सरफेस है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये आप जो है ना ऊपर चला गया, ये उसकी इंफीरियर सरफेस क्या दिखाई गई है, आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस है ये कन्वेक्स कनकेव बैकवर्ड है, ठीक है। खैर इसको आप याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखेंगे ये क्लेविकल है, इसको आपने ड्रॉ भी करना है कॉपी के ऊपर, इसका स्ट्रक्चर को, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बोन है, इसको ब्यूटी बोन कहते हैं। ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं, ये आपने मुझसे क्वेश्चन करना है बाद में। उसके बाद हमारा अगला पोर्शन आ जाता है एक्सिला, आर्मपिट भी इसे कहते हैं। थोड़ा सा इसको आज डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट जो है ना टॉपिक में रखेंगे। इज अ पिरामिड शेप स्पेस, ये बिल्कुल हमारी जो अंडर द आर्म हमारी जो शेप है, अंडर द शोल्डर, ये रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिला, ठीक है। इस रीजन को हमारे पिरामिड शेप है बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द साइड ऑफ द चेस्ट, चेस्ट की साइड पे और अपर पार्ट ऑफ द आर्म ये पोर्शन आता है। It forms an important passage of nerves, blood and lymph vessels as they travel from the root of the neck to the upper limb. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ से बहुत ज्यादा चीजें गुजर के जो है ना वो चेस्ट से हमारी आर्म की तरफ चली जाती है। अपर एंड ऑफ एक्सिला, इसके अपर एंड को एपेक्स कहते हैं, बस आपने याद रखना है कि इसका अपर एंड है। आगे डिटेल जो है ना मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि आपके लिए ये जो है ना क्या मुश्किल हो जाना है। तो एक इसका अपर एंड है, याद रखें, और एक इसका लोअर एंड है। अपर एंड को याद रखें हम लोग एपेक्स कहते हैं एक्सिला का, ठीक है, और लोअर एंड को हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसकी 4 दीवारें हैं, और ये चारों की चारों दीवारें पेक्टोरल रीजन्स के मसल के साथ बनती हैं। दीवारों के नाम आपने बस याद रखने हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल। ये 4 वॉल्स हैं एक्सिला की, हमारे आर्मपिट की बगल, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं। इसके अलावा इस एक्सिला में क्या क्या होता है, इसमें एक्सिलरी आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं, एक्सिलरी वेन उसकी ट्राइब्यूटरीज होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स होते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, उसे कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, जो कि हमारे पूरे के पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। और ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ना वो हमारे सर्वाइकल और थ्रेसिक नर्व्स, जो हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं, उनसे बनता है। इसको हम लोग जो है ना वो हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल प्लेक्सस, ये 2 टॉपिक जो हैं, इसको कुछ मसल्स जो हैं इस रीजन के, इसको हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तक के अभी तक के लिए जो है ना वो इतना ही काफी है। अगर यहाँ तक